नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवालिक एजुविरा में। एक बार फिर से मैं शिव कुमार खत्री वैसे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं सी टेट पेपर 1 और 2 के लिए हिंदी पेडागोजी, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। और प्लेलिस्ट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी थी, जिसमें आपको पहला वीडियो मिल भी जाएगा इसी का पार्ट 1, और आज ये पार्ट 2 है, क्योंकि ये जल्दी में ही हमने शुरू किया और बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो हिंदी की नहीं डल पाई है। तो हिंदी पेडागोजी की ये वीडियो है। तो पेडागोजी के लिए मैंने आपको बता दिया था कि मैं दो तरह से पेडागोजी पढ़ाने का इच्छुक हूँ, और बाकी मैं आपसे सलाह लेना चाहता था। पहले वीडियो में भी मैंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको थ्योरी सहित पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कराऊं और उसी से आपको डिस्क्राइब भी करता चलूं, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। लेकिन काफी हद तक लोगों ने वीडियो को देखा तो काफी टाइम है, देख अच्छे से लाइक और शेयर भी किया है, लेकिन कमेंट करके लोगों ने आपने सभी ने किसी ने नहीं ये कहा है कि मुझे क्वेश्चन से ही पढ़ना है या मुझे थ्योरेटिकल भी पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं थ्योरी में नोट्स बनाकर भी आपको पढ़ाऊं तो वो भी आप बता दीजिए, और वरना तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसा चलता रहेगा। आपका काफी प्यार हमें मिल भी रहा है, तो और सब्सक्राइब भी अच्छे खासे आपकी वजह से बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद तहे दिल से, थैंक यू सो मच। तो काफी सब्सक्राइब और शेयर आपने किया है, उसके लिए थैंक यू अगेन। और अगर अभी भी आपको किसी को लगता है कि थ्योरी भी मुझे पढ़ानी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं थ्योरी की पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर कोई मैथ की पेडागोजी की पूरी बुक चाहता है तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकता है, मैंने उसमें पेडागोजी की लिंक डाली हुई है, आप पुरानी चैट उसमें जाकर देख सकते हैं। तो गाइज हम शुरू करते हैं अपना सेशन, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। शिवालिक एजुविरा जो है सबसे इंडिया का नंबर 1 जल्दी ही बनने वाला चैनल। तो जल्दी ही हम इंडिया में नंबर 1 होंगे सीटेट के लिए, अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा, अगर हमारा रिजल्ट 100% रहा, और काफी सारे लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने हमें ये बताया कि हाँ उनका एग्जाम हमारी वजह से पढ़ के पास निकला है, तो जल्दी ही हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपको पहली बार वीडियो का लिंक मिला है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन 1 पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैं 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा, 15 से 20 क्वेश्चन, या 10 से 15-20 के बीच में उनमें क्वेश्चन होंगे, और मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी समझाता चलूंगा कि डिस्क्राइब करते हुए, ताकि आपको ज्यादा थ्योरी रटने की जरूरत ना पड़े। आप क्वेश्चंस को पढ़ते ही एक तरह के क्वेश्चंस के सभी के आंसर समय पर समय बचाते हुए दे पाए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाए। तो पेडागोजी के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्वेश्चन को तोड़ लेना है कई हिस्सों में। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, तोड़ते रहिए, और तोड़ तोड़ के उसे अलग अलग हिस्सों में समझ लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो 7वीं कक्षा में आप अंदाजा लगा लीजिए, बच्चा होगा 10 से 12 साल के बीच का। तो सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। तो इसमें नोट कीजिए कि मैंने कहा है कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है कि मतलब जब वो किसी से बातचीत करता है तो वो ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः ब्लैंक से ग्रस्त है। ब्लैंक मतलब खालिस्तान से ग्रस्त है। तो किस बीमारी से वो ग्रस्त है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसफेजिया। तो डिसकैलकुलिया, तो चारों बीमारियों के लिए जितनी भी पठन विकार और जितने भी शिक्षा अधिगम में जितने ये विकार दिए हुए हैं, वो सब समावेशी शिक्षा वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जो जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हैं, जिनके नोट्स हम बना रहे हैं। तो जल्दी ही वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इस जितनी भी इसमें बीमारियां दी गई हैं, ऑप्शन चारों जो दिए गए हैं, इसमें 4 बीमारियां अलग अलग तरह से रिलेटेड है। तो डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार है, डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, और डिसफेजिया बोलने संबंधी विकार है। तो दीपक 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन वह पढ़ते समय बार बार अटकता है। देखिए क्वेश्चन को तोड़कर समझिए कि जब वह सामान्य बातचीत में ठीक है तो वो पढ़ते समय क्यों अटकेगा बोलते बोलते, क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम पढ़ने में होगी। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, डिसलेक्सिया। तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, उसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है। जैसे कि वो डॉग को गोड़ पढ़ लेता है, मतलब डॉग को गोड़ पढ़ लेता है, तो इस तरीके से उसको प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया की। तो डिसलेक्सिया बीमारी नामक बीमारी के बारे में आपने पहले अपने सिलेबस में पढ़ भी लिया होगा, और इसके लिए हम आपको सभी बीमारियों का अलग से वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें सभी जितने भी ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की जो अक्षमताएं हैं, जिनके कारण उनको शिक्षण में अवरोध उत्पन्न होता है, वो सब बीमारियों का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए जो मैंने अभी आपको पहले इसमें बताया, मैं बता भी देना चाहता हूँ कि ये दीपक मेरा फ्रेंड है और मैंने अपने फ्रेंड के नाम से ही इसमें क्वेश्चन में एडिट कर दिया है थोड़ा। तो मैं अपने फ्रेंड्स के नाम ही ज्यादातर अपने वीडियोस में यूज भी करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बशर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करती है, वह इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, और आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये भी मेरे एक फ्रेंड का ही नाम है, और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों को। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, ये सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, और सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो चारों ऑप्शन वैसे देखने में तो एकदम से सही लगते हैं, क्योंकि सीटेट का फंडा ही यही है कि क्वेश्चंस के जितने ऑप्शन होंगे वो सब क्या लगेंगे, वो सही लगेंगे, और हमें उसमें से बेस्ट आंसर को निकालना है। तो वही हम पढ़ के देखेंगे ऑप्शंस को, और क्वेश्चन को पढ़ के तोड़ेंगे टुकड़े में और उसको समझेंगे। तो ऑप्शन देखिए कि सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। मनोरंजन करना, सारा दिन अगर सारा टाइम मनोरंजन ही करेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? ऑप्शन गलत। पहला नीचे से ऑप्शन पढ़ रहे हैं हम, डी ऑप्शन गलत। सभी बच्चों का रुचि का ध्यान रखती है। तो देखिए प्रत्येक बालक की जो रुचि होती है वो सबकी रुचियां अलग अलग होती है, तो हर बच्चे की अलग रुचि होती है। तो टीचर ऐसे साधन यूज करता है जिससे सभी बच्चों का रुचियों का ध्यान रखा जाए। लेकिन फिर भी कुछ छात्र तो ऐसे रह जाते हैं जिन्हें कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं। एक टीचर्स जैसे कोई टीएलएम से यूज कर रहे हैं, कोई श्रव्य सामग्री अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जो श्रवण बाधित बालक होगा उसको वो शायद उसको शूट नहीं करेगा ऑडियो, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसे वीडियो चाहिए। तो एक साथ हम सभी बच्चों की रुचियों का भी ध्यान नहीं रख सकते। तो सभी बच्चों को ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो मैंने आपको पहले भी कुछ ऐसे वर्ड बता दिए थे जैसे कंटेस्ट करना, रटना, वो सब अगर कहीं पर आते हैं तो वो क्या है, वो ऑप्शन तो पूरा पूरा आपको निकाल ही देना है। और अगर उसमें नियंत्रण भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मिल जाए तो नियंत्रण करना भी तब होगा जब उसमें पूछा जाए कि ये लक्षण नहीं है। अगर कोई लक्षण में नहीं पूछा जाए तो उसमें नियंत्रण वाला आप ऑप्शन सही लगा सकते हैं, अन्यथा नियंत्रण वाले ऑप्शन हमेशा गलत ही होते हैं, क्योंकि शिक्षक का काम बच्चों का मार्गदर्शन करना है, ना कि उनका नियंत्रण करना। तो ऑप्शन क्या बचता है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। तो सभी बच्चों की जो पठन संबंधी आवश्यकताएं वो क्या करती है? वो उन्हें संबोधित करती है। मतलब जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं उनमें से सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होंगी, सबको पढ़ाने का अलग अलग एक तरीका है। मतलब हर स्टूडेंट को एक ही तरीके से समझ में आ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही क्या है? परिणाम है। तो यह विचार किसका है? तो इसमें कथन दिया हुआ है सेंटेंस में कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? तो यह विचार पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की। तो इनमें से किसका ये विचार है आपको ये बताना है। तो पियाजे का ये विचार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है, वो भी हम आपको आगे अपने वीडियोस में कराने वाले हैं। तो पियाजे का सिद्धांत है नहीं, गलत। स्किनर इनका भी नहीं। चॉम्स्की ऐसा आपको लग सकता है क्योंकि इन्होंने भाषा संबंधी चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत दिए हैं, भाषा के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया, तो ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को इसका आंसर चॉम्स्की होगा, लेकिन इसका आंसर चॉम्स्की नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी। तो वाइगोत्स्की इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जैसा कि मैं आपसे पहले से कहता चलता हूं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही अपना कॉपी और अपना पेन अपने पास रख लीजिए और क्वेश्चन को साथ के साथ नोट भी करते रहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए कम समय में ज्यादा मटेरियल के नोट्स आपको तैयार हो जाएं और आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। इसलिए नोट्स साथ के साथ तैयार करते चलिए। आप चाहें तो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप पेन और कॉपी से भी लिख सकते हैं। तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में जब बच्चे भाषा अर्जित करना है, अपने भाषा की शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा या किसी द्वितीय भाषा की शिक्षा जब विद्यालय में वो प्राप्त करते हैं, तो उस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रटते हैं। तो वही बात आ गई, मैंने पहले भी आपको कई बार बता दिया है, अगर कहीं पर रटने वाली बात आ जाती है तो वो ऑप्शन क्या कर देना है? पूरा का पूरा तुरंत काट देना है, क्योंकि रटवाना या रटना शिक्षा का कोई अंग नहीं है, ना ही अध्यापक का कर्तव्य है कि वे बच्चों को कुछ भी रटवाए, छात्रों को कुछ भी रटवाए। तो अध्यापक का क्या है? अध्यापक को बच्चों का मार्गदर्शन करना है, उन्हें उनकी सोच और समझ को विकसित करना है, ना कि उन्हें कोई भी एक चीज प्रॉपर ढंग से रटवा देनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उन्हें कुछ भी रटवा देना है। तो दूसरा ऑप्शन बी, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे भाषा की क्लास में कभी कोई त्रुटि ना करें, ऐसा भी नहीं है। तो क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और अगर उनमें वो इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्हें वो कोई त्रुटि ही नहीं करें तो वो पढ़ने ही क्यों आएंगे? वो पढ़ने आते हैं अपनी त्रुटियों को
दूर करने के लिए, ताकि उनकी जो कमियां है वो उन्हें दूर कर सके, अपनी समझ को और सोच को विकसित कर सके और अधिगम प्राप्त कर सके। तो कोई त्रुटि नहीं करते हैं, ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे हमेशा त्रुटियां ही करते रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो त्रुटियां नहीं करते हैं और बिल्कुल सही चीजें भी करते हैं। तो दोनों ही पक्ष जो है अपना अपना बराबर दोनों का मत है कि त्रुटियां भी करते हैं और सही भी करते हैं, तो दोनों का ना एक इक्वल पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अधिकतर त्रुटियां ही करते रहेंगे और ऐसा भी नहीं है कि कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती भी करते हैं और सही भी करते हैं। तो ऑप्शन ये भी क्या होगा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन डी, जो कि हमारा सही उत्तर है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से गहन करते हैं। तो जो भाषा के नियम है वो क्या करते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, वही करने के लिए वो विद्यालय में आते हैं और भाषा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन डी आंसर हमारा सही होगा। कक्षा 7 के बच्चों का सतत आकलन, कक्षा 7 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो कक्षा 7 के बच्चों का यदि सतत आकलन किया जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, तो लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा और व्याकरण की जानकारी। तो इन ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर कक्षा 7 के बच्चे का आप सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अगर आप किसी कक्षा 7 के बच्चे का आकलन करना चाहते हैं कि उसकी भाषा के प्रति उसकी समझ कैसी है या उसे भाषा संबंधी कितना ज्ञान है, तो आप क्या करेंगे, उसकी लिखित परीक्षा लेंगे। तो लिखित परीक्षा ऐसा नहीं है कि वो उसके सभी पक्षों का आकलन आप लिखित परीक्षा से कर पाए। हो सकता है वो सही लिख ले लेकिन उसे पढ़ना ठीक से ना आता हो, या उसका उच्चारण बिल्कुल सही ना हो, उसके उच्चारण में दोष हो। तो केवल लिखित परीक्षा से इसका मूल्यांकन आकलन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए क्या हो गया, ऑप्शन ए गलत होगा। तो ऑप्शन डी देखें, व्याकरण की जानकारी। तो सिर्फ लिखने से ही व्याकरण की जानकारी नहीं हो सकती है, हो सकता है उससे बोलने में पढ़ना, वही जो मैंने पहले बताया कि उसे बोलने में भी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है या किसी कोई और भी कारण हो सकता है। तो सिर्फ व्याकरण की जानकारी से उसका सतत मूल्यांकन, सतत आकलन नहीं किया जा सकता। मौखिक परीक्षा द्वारा तो आप उस छात्र से परीक्षा के जो जितने पार्ट है, जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, और मौखिक परीक्षा में भी ऑप्शन, लिखित परीक्षा में भी दीर्घ, लघु, उत्तरीय और बहुविकल्पिक, सही मिलान, खालिस्तान, ये सब कई तरह के एग्जाम जितने भी है वो सब, उनमें से अगर आप मौखिक परीक्षा छात्र की लेते हैं तो भी आप उसकी सभी पक्षों का आकलन सतत रूप से नहीं कर सकते। तो इसका एकमात्र साधन क्या है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो भाषा प्रयोग की क्षमता से मतलब है कि जब छात्र को ऐसे कि अपने किसी और फ्रेंड से क्लास में अनौपचारिक बातें कर रहा है, तब हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अधिक करता है और उसका उच्चारण कैसा है और भाषा के प्रति उसकी समझ और उसकी सोच कैसी है। तो इसके सबके द्वारा हम उसके भाषा प्रयोग की क्षमता के द्वारा ही हम बच्चे का सतत मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि अध्यापक के सामने छात्र अक्सर बातचीत करते रहते हैं, तो अध्यापक सतत रूप से उनका मूल्यांकन उनके भाषा प्रयोग की क्षमता को जानकर कर सकता है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है। यहाँ पर खालिस्तान अगर नहीं दिख रहा है तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। तो खालिस्तान में कौन सा संबंध, कौन सा वर्ड आएगा, तो बताना है कि सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण या कला। तो खालिस्तान में एक ही वर्ड है तो हम एक एक वर्ड रख के देख लेंगे, तो जो हमें ज्यादा सही लगेगा और बिल्कुल सही हमें सही नहीं लगना चाहिए, जो एनसीईआरटी को और सीटेट की कमेटी को सही लगेगा, जो उन्होंने आंसर माना हुआ होगा सही, हमें भी वही आंसर निकालकर इस खालिस्तान में रख देना है। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम बन नहीं है। तो भाषा सौंदर्य बोध का माध्यम बन नहीं है, तो भाषा से सौंदर्य बोध का इतना कोई बड़ा ज्यादा संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ये क्या होगा, ऑप्शन सौंदर्य बोध गलत होगा। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संस्कृति का माध्यम बन नहीं है, तो संस्कृति का भी इतना कोई इसमें महत्वपूर्ण रोल नहीं है, क्योंकि संस्कृति से का भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृति वहां की अन्य चीजों के द्वारा भी संस्कृति को परखा जा सकता है, और भाषा संस्कृति का माध्यम नहीं है, क्योंकि भाषाओं में परिवर्तन होने पर भी संस्कृति जो बनी रहती है। संस्कृति का भाषा से कोई इतना बड़ा, हालांकि भाषा संस्कृति से संबंधित है, किसी भी संस्कृति के विकास में उसकी भाषा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, लेकिन भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संस्कृति, क्योंकि संस्कृति को नियमों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा भी नहीं है, और यह हमारी सोच को निर्मित करती है। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम बन नहीं है, यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम बन नहीं है, मतलब यदि हम नियमों के अकॉर्डिंग ही बोले कि बिल्कुल सही औपचारिक बातें ही बोलनी है, जी सर, यस सर, ओके सर, तो ये सिर्फ उसका माध्यम बन नहीं है। भाषा जो होती है वो हमारी सोच को भी विकसित करती है। अलग अलग भाषाओं का, अगर हम दो भाषा से ज्यादा
कोई एक विदेशी भाषा सीखते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, ज्यादा डेवलप होता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर कोई बच्चा 3 भाषाएं सीखता है या 2 से अधिक भाषाएं सीखता है तो उसकी सोच का एरिया, दायरा कुछ बड़ा होगा और उसका मस्तिष्क भी ठीक से विकसित होगा। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित कला का माध्यम पर नहीं है, तो भाषा का कला से, तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा, संप्रेषण। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम नहीं है। भाषा के द्वारा सिर्फ हम एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि भाषा जो होती है वो हमारी सोच को क्या करती है, हमारी सोच का निर्माण भी करती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। तो सर्वाधिक संबंध हिंदी भाषा का किससे है? उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6ठी 7वीं और 8वीं की यहाँ पर बात हो रही है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो हिंदी की ध्वनियों को सीखने से, ऑप्शन नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, हिंदी की ध्वनियों को सीखने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की व्याकरणिक अवस्था को जानने से और पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। तो बच्चा 8वीं तक आते आते कम से कम 14 साल वर्ष 13 से 14 वर्ष का हो जाता है, तो उस दौरान उसकी समझ के अकॉर्डिंग हमें इसका सही आंसर देना है। तो हिंदी की ध्वनियों का सीखने से, तो क्या उच्च प्राथमिक स्तर 8वीं क्लास 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में भाषा सिर्फ हिंदी की ध्वनियों को ही सीखता है? तो ये आंसर ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि वो सिर्फ नहीं, उसे ही नहीं सीखता है, वो ये सब चीजें तो प्राइमरी में ही बच्चा सीख चुका होता है। तो सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, तो इस लेवल पर बच्चे के लेखन में सृजनात्मकता हो सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि बच्चा सृजनात्मक ही हो। तो सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से भी ये संबंध नहीं है। तो हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। बच्चा क्या पढ़ता है, उसके बारे में किस तरीके से सोचता है, तो वो इसका सर्वाधिक संबंध हिंदी भाषा का उच्च प्राथमिक स्तर से है। तो बच्चा उन इस क्लास में जो पुस्तकें पढ़ेगा, उनको पढ़ने के बाद वो उसको किस नजरिए से देखता है, उसके बारे में उसकी सोच क्या है, वो सब इससे रिलेट करता है। तो बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, अलगाव होना चाहिए। तो जो बच्चे स्कूल में जिस भाषा का यूज करते हैं, उनके घर पर जिस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो बहुभाषिकता का यहाँ पर एक ऑप्शन टॉपिक आ जाता है कि यदि कोई कक्षा में बहुभाषी बच्चे हैं और घर पर कोई किसी भाषा का प्रयोग होता है और उसके मोहल्ले और पड़ोस में किसी भाषा का, और विद्यालय में जाकर वहां पर उसे अलग भाषा में बोलने वाले बच्चे मिलते हैं, तो भाषा के बच्चों की जो स्कूल की भाषा और घर और पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। मतलब वो दोनों भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा तो जरूरी है नहीं कि वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। तो समरसता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, अलगाव होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि जो उसके भाषा उसके घर पर बोली जाती है वो उसके स्कूल में ना बोली जाए, उसमें उससे अलगाव हो। तो क्योंकि अगर बच्चा छोटा बच्चा है, घर पर कुछ किसी अलग कुछ कोई और भाषा बोली जाती है और स्कूल में किसी और भाषा को बोले हैं, तो वो क्या होगा, वो उसे भी एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसे भी नहीं सीख पाएगा। तो इसके आवाज अलगाव भी गलत, जुड़ाव भी गलत। तो अब 2 ऑप्शन बचते हैं, समरसता होनी चाहिए या समरूपता। दोनों ही गहन शब्द हैं, दोनों का ही अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। समरूपता मतलब जैसी की जैसी बिल्कुल समरूप होनी चाहिए, जो उसके घर में बोले जा रहा है वही इसके विद्यालय में भी बोला जाना चाहिए। और समरसता मतलब जो घर पर बोला जा रहा है उसके जैसा उससे मैच करता हुआ बिल्कुल वहां पर होना चाहिए, ताकि वो दोनों ही भाषाओं को सीख सके। तो बहुभाषिकता की यहाँ पर बात हो रही है। तो समरूपता तो नहीं हो सकती, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चे के परिवार में अलग कोई बहुभाषी कक्षा में कई भाषाओं को बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो और सभी की भाषा को बिल्कुल समरूप सभी की भाषाओं में कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, समरसता। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर और पड़ोस की भाषा में क्या होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए। इस ऑप्शन को नोट कर लीजिए। भाषा की पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, तो आप क्या करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है और इसके ऑप्शन भी बिल्कुल एकदम सही, सारे ही ऑप्शन से सही लगते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सही ऑप्शन को छांटना है। तो भाषा की पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, तो आप क्या करेंगे, एकांकी में आए ऑप्शन देखेंगे, एकांकी में आए पात्रों के संवाद को याद कराएंगे। मतलब एकांकी होती है एक अंक का नाटक, इसे आप एक अंक का नाटक बोल सकते हैं, जो एक ही पार्ट में पूरा फिनिश हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एकांकी कहलाता है। और इसमें लगभग 5 से 6 तक पात्र नॉर्मली होते हैं, 3 से 4 या 5 6 तक पात्र होते हैं, और ये एक ही अंक में पूरा समाप्त हो जाता है, तो इसे एकांकी बोलते हैं। यहाँ से हिंदी का भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, एकांकी किसे कहते हैं। तो एकांकी नाटक की वो विद्या, गद्य की वो विद्या जो एक अंक में समाप्त हो जाता है।
तो एकांकी माया पात्रों के संवाद याद कराएंगे, एकांकी पढ़ाने के बाद छात्रों से मंचन कराएंगे, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। तो इसमें दो, एकांकी के संवाद लिखवाना और एकांकी के संवादों को याद करवाना, ये तो ऑप्शन बिल्कुल देखते ही गलत कर देने, क्योंकि हमें उन्हें कोई भी चीज याद करवाना या रटने से मतलब हमारा बिल्कुल भी नहीं है, हमें उन्हें कुछ भी रटवाना नहीं है। और मुख्य संवाद लिखवाएंगे तो बाकी का जो मटेरियल है वो उसका छूट जाएगा, तो वो भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो ऑप्शन बचते हैं दो, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाना। तो हाव भाव, क्योंकि एनसीएफ 2005 और 9 में ये कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा से, उनके दैनिक जीवन की से शिक्षा को जोड़ा जाए, और अगर बच्चों को उनमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, तो जब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में भाग लेने के लिए कहा जाए ताकि उनकी एक्टिविटी जो है वो उससे जुड़ी रहे, तो क्या करेंगे कि एकांकी पढ़ने के बाद छात्रों से नाटक उसका मंचन कराएंगे। मंचन मतलब जो उसमें स्टोरी है ड्रामा की, कई सारे, जैसे उसने 5 पात्र दिए तो 5 बच्चों को पहले उन सभी को स्टोरी सुनाएंगे, फिर उनमें से किन्हीं 5 बच्चों को लेकर उस नाटक के जो के पात्रों का रूप उन्हें देकर उनसे वो संवाद बोलने के लिए कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो एकांकी उन्हें पूरी तरीके से ढंग से याद हो जाएगी और वो उसको ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। क्रियाशीलता एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसका, अधिगम का। तो जितने ज्यादा अधिक बच्चे क्रियाशील रहेंगे उनका अधिगम क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये भी एक अधिगम से ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अधिगम के वृद्धि के लिए क्या है, क्या सबसे जरूरी है, तो क्रियाशीलता। यदि बच्चे निष्क्रिय होंगे तो वो अधिगम कभी नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता जरूरी है, याद रखना। ये इसे नोट भी कर लीजिए कि जितने अधिक बच्चे क्रियाशील होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उनका अधिगम होगा। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो बताना है कि द्वितीय भाषा अगर कोई छात्र सीख रहा है, जैसे अगर कोई हिंदी भाषी छात्र है वो इंग्लिश सीख रहा है, या कोई इंग्लिश भाषी अंग्रेजी भाषी छात्र है वो संस्कृत सीख रहा है, या कोई और भाषा मराठी सीख रहा है, या कोई कन्नड़ी सीख रहा है, या कोई उड़िया सीख रहा है, या कोई भोजपुरी सीख रहा है, तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो शिक्षक का रवैया। शिक्षक का रवैया, अगर देखिए शिक्षक का रवैया खराब होगा तो छात्र पढ़ने में रुचि बिल्कुल नहीं दिखाएगा, वो छात्र शिक्षक से कभी नहीं पढ़ेगा। तो शिक्षक का रवैया जो होता है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भाषा को सीखने में। तो अभिव्यक्ति, तो छात्र की अभिव्यक्ति, यदि जब अगर कोई छात्र द्वितीय भाषा सीखना चाहता है तो वो उसे तभी सीख सकता है जब उसकी सीखने में अभिव्यक्ति हो, वरना तो वो नहीं सीख पाएगा। और जब अभिव्यक्ति नहीं है तो कैसे सीखेगा, तो अभिव्यक्ति का क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल है इसमें भाषा को सीखने में। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी जो पूछा है कि सबसे, वो पूछा है सबसे कम, जहां कम आ जाता है क्वेश्चन में तो वही ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर कहीं ऑप्शन में नहीं, कम, केवल आ जाता है तो उसे ऑप्शन को सभी को ध्यान से पढ़ना है। तो अभिभावकों का प्रोत्साहन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाषा को सीखने में। यदि अभिभावक अपने बच्चों को द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, तो बच्चे भाषा को जल्दी सीख जाते हैं। तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो है भाषा की परीक्षा। तो भाषा की परीक्षा द्वितीय भाषा को सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो 4 कथन यहां पर दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि लिखना और पढ़ना 2 अलग अलग क्रिया है। सॉरी, तो लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो आपको पता ही होगा अधिगम के 4 वो, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 वो होते हैं शिक्षण के। तो लिखना और पढ़ने के बारे में इसमें बात की गई है कि लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो हमें सबसे उपयुक्त कथन बताना है। तो हो सकता है इसमें एक से ज्यादा कथन उपयुक्त हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे अधिक जो उपयुक्त है वो बताना है, जिसे एनसीईआरटी बिल्कुल सही माने, तो और जो हमारा बिल्कुल 1 नंबर का काम पक्का हो जाए। तो गाइज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने सभी दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। तो गाइज एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं कि सभी जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार मैं रिपीट करता हूं कि 10 से 11 टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस निश्चित है, छोटा सिलेबस है, 10 से 12 ही टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से निकाले गए हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नोट करते रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो को काटते काटते रहने से आप
समझ नहीं पाएंगे कि वीडियो में क्या चीजें बताई गई हैं, क्या चीजें किस तरीके से डिस्क्राइब की गई हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और अब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो पढ़ने की अपेक्षा लिखना सीखना कठिन है, तो आप जानते होंगे कि पढ़ने की अपेक्षा लिखना सीखना कठिन है या नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है कि पढ़ना और लिखना, पढ़ने की अपेक्षा लिखना सीखना कठिन है। तो जब बालक पढ़ना भी इतना आसान नहीं है और लिखना भी आसान नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि पढ़ना और लिखना दोनों ही क्या है, एक जैसी क्रिया है। क्योंकि जब बालक पढ़ना सीखेगा तभी बालक लिखना भी सीखेगा। तो लिखना सीखने की अपेक्षा पढ़ना कठिन है, ये भी वही बात है, दोनों की तुलना हो रही है। ये भी क्या ऑप्शन गलत है, क्योंकि लिखने सीखने की अपेक्षा पढ़ना कठिन है, ये भी कोई सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पढ़ना अगर कठिन है तो लिखना उससे भी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब छात्र पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो लिखेगा कैसे। क्योंकि लिखना आना इससे पहले जरूरी है कि पढ़ना भी आना चाहिए। तो लिखना और पढ़ना आगे देखेंगे, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे पहले सिर्फ पढ़ना सीख लेते हैं उसके बाद लिखना सीखते हैं, या पहले लिखना सीखते हैं उसके बाद पढ़ना सीखते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन आ जाता है डी। तो डी ऑप्शन दोनों समान रूप से अंतर संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है और सबसे ज्यादा उपयुक्त भी क्या है, यही ऑप्शन है। तो पढ़ना और लिखना दोनों समान रूप से अंतर संबंधित है, एक दूसरे का दोनों से गहरा संबंध है। तो पढ़ाई के साथ साथ ही लिखना भी सीख जाते हैं छात्र, क्योंकि जब छात्र पढ़ते हैं तो वो उन्हीं पर पेंसिल या उंगली वगैरह फेरकर साथ साथ उसे लिखना भी सीखते रहते हैं। तो आपने छोटे बच्चों को यदि आपने पढ़ाया, क्योंकि आप सब इंटर्नशिप करके आए हुए अभ्यर्थी हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने इंटर्नशिप जरूर की होगी, आपने प्राइमरी स्कूल से जूनियर स्कूल में जाकर जरूर पढ़ाया होगा। तो आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ ही वहां पर क्या करते हैं, लिखना भी सीखते हैं। पद्य गद्य और नाटक हमारी खालिस्तान संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के खालिस्तान पहलू को समृद्ध करते हैं। तो देखिए, दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, क्रम से बिल्कुल सटीक रूप से क्वेश्चन को पढ़ना है कि पहले उसमें ऑप्शन क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। तो क्रम बिल्कुल एकदम सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है दोनों शब्द अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग क्रम पर दिए हो, तो आपको सही क्रम में बैठाना ऑप्शन की सबसे बड़ी हमारी बात हो जाती है। तो पद्य और गद्य और नाटक हमारी खालिस्तान संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन को पहलू को समृद्ध करते हैं। तो दो ऑप्शन हम एक एक ऑप्शन से दोनों टॉपिक, दोनों पॉइंट जो दिए हुए हैं हम उनको रखकर इसमें फिट करके देखेंगे। तो पद्य गद्य और नाटक हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्यात्मक पहलू को समृद्ध करते हैं। तो ये भाषा का सौंदर्य से कोई खास, ये सौंदर्य की यहाँ पर जो बात हो रही है वो फिजिकल है। तो पद्य गद्य और नाटक हमारी भाषिक संवेदना को धार, भाषा के प्रति जो संवेदना है हमारी, ये उसको तेज करता है और हमारे क्या करता है, सौंदर्यात्मक पहलू को समृद्ध करता है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन गलत है। भाषा, इसमें भाषिक और ज्ञानात्मक रखकर देखें तो पद्य गद्य और नाटक हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के ज्ञानात्मक पहलू को भी समृद्ध करते हैं। तो ये भी क्या है, ऑप्शन को सटीकता नहीं बैठता है। तो हम आगे के ऑप्शन भी पढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलुओं को समृद्ध करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, ये थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि जो हमारा सांस्कृतिक, हमारी संवेदनाएं, हमारी अपनी जो पूर्वज, हमारी संस्कृति है, हमारी पूर्व संस्कृति है जो प्राचीन से चली आ रही है, तो ये क्या करते हैं, गद्य और पद्य में उसके बारे में हमारी संस्कृति के जो भी व्रत पर्व त्योहार रमजान वगैरह सब कुछ जो भी दिया होता है वो सब हमारे किस में होता है, हमारे गद्य या पद्य में और या नाटक के रूप में हमें सिखाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलुओं को भी समृद्ध करते हैं। क्योंकि जब हम गद्य या पद्य और नाटक पढ़ते हैं तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है और उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, तो हमारा साहित्यिक पहलू भी समृद्ध होता है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी है। और साहित्यिक और भौतिक ऑप्शन क्या होगा, गलत, क्योंकि भौतिक पहलुओं को समृद्ध करना भाषा का काम नहीं है। ये तो सिर्फ एक भाषा शिक्षक के लिए है कि भाषा शिक्षक भाषा पढ़ाएगा तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसे इनकम मिलेगी, उसकी इनकम होगी, वो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा सकता है। तो ये तो सिर्फ शिक्षक के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए नहीं। तो कोई एक भाषा लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो कोई एक जो भाषा होती है उसे क्या आप बताइए कि एक भाषा को क्या एक ही लिपि में लिखा जा सकता है या अलग अलग भाषाओं में भी लिखा जा सकता है या उसमें थोड़ा फेरबदल करके लिखा जा सकता है। तो उसे 3 भाषाओं में लिखा जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी लिपि को सिर्फ 3 ही भाषाओं में लिखा जा सकता है, हो सकता है उसे एक में भी ना लिखा जाए या हो सकता है उसे बहुत सारी में लिखा जाए। तो ऑप्शन 3 क्या है, गलत है। सीमित है, गलत। एक भाषा को एक ही लिपि में लिखा जाता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। तो ऑप्शन बी, सभी किसी भी भाषा को सभी लिपियों में लिखा जा सकता है, उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत फेरबदल करके। तो आप बोलेंगे कि हमने सीधा सीधा ऑप्शन सही करा दिया, तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग व्हाट्सएप पर चैट करते होंगे,
और नॉर्मली सभी लोग अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो कमेंट में भी आप टाइप करते हैं, तो आप पूरा का पूरा कभी आपने नोटिस की क्या हुआ है, आपने हमेशा ही ऐसा करते हैं कि आप जा रहा अगर हिंदी में बोलते हैं तो आप गोइंग नहीं लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप लिखते हैं व्हाट्सएप पर जा रहा हूं, आप इस तरीके से लिखते हैं कि जा रहा हूं। तो इस तरीके से लिखने पर आप देखिए कि आप बोल तो हिंदी रहे हैं लेकिन उसे लिख किस लिपि में रहे हैं, रोमन लिपि में। या आप लिखते हैं कुछ भी, जैसे नमस्ते आप लिखते हैं, नमस्ते आप नमस्ते लिखते हैं तो लिखा आपने रोमन में है और बोला किसमें है, हिंदी में। तो आप इसे ऐसे ही सभी लिपियों, किसी भी भाषा को सभी लिपियों में लिखा जा सकता है, सिर्फ उसमें थोड़ा फेरबदल करके। तो ये ऑप्शन सही क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो वाणी और लेखन में एक मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खालिस्तान स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान होती है। तो वाणी और लेखन में मूल अंतर, वाणी और लेखन में ये मूल अंतर पूछा है कि जो लिखित भाषा होती है वो किस स्तर पर देखी जाती है और किस स्तर पर होती है। तो चेतन स्तर पर देखी जाती है और स्वाभाविक होती है। तो चेतन स्तर पर ही देखी जाए ऐसा जरूर नहीं है। भाषा स्वाभाविक हो, भाषा लेखन हमारा स्वाभाविक क्या होता है, लेखक वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान स्वाभाविक होता है। तो हमारा हम जो बोलते हैं, जो हमारी मौखिक भाषा है वो स्वाभाविक होती है, लेखिक भाषा नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाता है। तो लेखिक भाषा स्वाभाविक नहीं होती है, जो हम बोलते हैं वो स्वाभाविक है, लेकिन जो हम लिखते हैं वो हम बिल्कुल शब्दों को सोच के समझ के ठीक से लिखते हैं कि किसी और को कुछ ना लिखे, कोई गलत प्रभाव किसी पर ना पड़े। जबकि हम जो बोलते हैं वो हम बिना सोचे समझे एक साथ बोलते चले जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो सोच समझ कर बोलते हैं। तो बोलना स्वाभाविक है, जो मन में आएगा वो बोलेंगे, लेकिन लिखना स्वाभाविक नहीं है, लिखते सोच समझ कर नहीं है। तो अचेतन है और कालबद्ध है, अचेतन और कालबद्ध है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप अचेतन होंगे तो लिखित आप लिख नहीं सकते, क्योंकि आप सोते सोते बड़बड़ा सकते हैं, लिख नहीं सकते। आप जब चेतना में होंगे, बिल्कुल होश में होंगे, तभी आप सही से लिख सकते हैं, वरना अचेतन मन में तो सिर्फ आप बड़बड़ा सकते हैं और कालबद्ध, तो अचेतन ही गलत हो जाता है। तो आगे ऑप्शन पढ़ना ही बेकार है। तो अचेतन है और स्वाभाविक है, तो अचेतन मैंने बता दिया, अचेतन तो का तो इसमें रोल बिल्कुल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये भी गलत है। अचेतन में आप लिख नहीं सकते। तो वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि तो यहाँ पर लिखित भाषा की ही बात हो रही है कि लिखित भाषा अचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध स्वाभाविक होती है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो लिखित भाषा जो होती है वो सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। तो देखिए लिखित भाषा जो होती है सचेत होगी, जब आप बिल्कुल पूरे होश हवास में बिल्कुल सही होंगे, आप किसी भी तरह की समस्या से ग्रस्त नहीं होंगे, जैसे चक्कर आना या नशे वगैरह या कुछ भी नींद में नहीं होंगे, तो भी तभी आप बिल्कुल सही से लिख सकते हैं और कालबद्ध होंगे। आप जो भी बात आज लिखेंगे, अगर उस बात को आप 3 साल बाद पढ़ते हैं तो वो उसी समय का वर्णन कर रही होगी, 3 साल पहले का जिस वक्त वो लिखी गई होगी। तो भाषा क्या, लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा कालबद्ध होती है, जिस काल में वो लिखी जाती है वो सदैव उसी का वर्णन कर रही होती है। तो जैसे हम आज लिख दें कि आज कोई घटना हुई, जैसे आजकल अब हम अगर लिख देते हैं किसी किताब में या कहीं पर भी कि 2020 में कोविड-19 नामक एक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हमारे देश भारत में भी बहुत सारी हानि हुई। तो अगर कोई 10 साल बाद भी उसे पढ़ेगा तो वो वही पढ़ेगा कि ये घटना, दुर्घटना, ये जो दुर्घटना है ये कब हुई है, त्रासदी ये 2020 में हुई। तो ये बात लिखी हुई 20 साल बाद या 10 साल बाद कभी भी ये आज का ही वर्णन कर रही होगी। कब का, 2020 का, जब ये महामारी फैली हुई है। तो जो लिखित भाषा होती है वो क्या होती है, सचेतन होती है और कालबद्ध होती है। तो भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो आप बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना एक शिक्षक के वश में कभी नहीं है, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती है। एक आवश्यकता की पूर्ति करते ही दूसरी आवश्यकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन गलत है। बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, तो बच्चों को सभी भाषाएं भी नहीं पढ़ाई जा सकती। अधिकतम हमारे देश में त्रिभाषा फॉर्मूला लगता है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाएं तो पढ़ानी ही जानी है। तो हमारे देश में, पूरे देश में एनसीईआरटी ने त्रिभाषा फॉर्मूला लगभग लागू किया हुआ है, कुछ जगहों को छोड़कर। तो 3 भाषा हमारे देश में है, तो बच्चों को विविध भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ 3 भाषाएं तक ही पढ़ी जाती है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा अलग से भी कहीं से भाषाओं को पढ़ सकते हैं, वो अलग मैटर करता है उनके अपने सोच पर। तो बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण बनाया जाए, तो भाषा कक्ष में अगर समावेशी माहौल बनाना है, तो अगर सभी के प्रति उदारवादी माहौल, अगर शिक्षक हो जाएगा, अगर शिक्षक सभी छात्रों के प्रति
शिक्षक सभी छात्रों के प्रति उदार होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करेंगे, शैतानियां करेंगे और वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो वो क्या है, तो उनके प्रति इतना उदार भी नहीं होना है, थोड़ा सा बच्चों को नियमों से रोके रखना है। तो विविध श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे, तो ये एक सही हो जाता है कि समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराएं, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग माध्यम से सीखने के लिए इंटरेस्टेड होता है और सभी की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो सभी की आवश्यकताओं को नहीं पूरा किया जा सकता, लेकिन उनसे रिलेटेड जो भी श्रव्य दृश्य सामग्री है उन्हें उपलब्ध कराकर बच्चों को क्या किया जा सकता है, भाषा कक्ष में एक समावेशी माहौल या वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूं कि नोट करते रहिए, लिखते रहिए, और या आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और पीडीएफ बनाकर आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस नोट करते रहिए, जो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में बार बार आते रहे हैं और आगे भी यही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि सिलेबस छोटा ही है और उन्हीं गिने चुने 10-11 टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो स्टडी हब हमारा आपको कैसा लग रहा है? अगर हमारी पढ़ाई हुई टेक्निक्स और हमारी ट्रिक्स और जो भी हम आपको पेडागोजी वगैरह सभी सब्जेक्ट की जो भी हम वीडियोस आपको दे रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें और सभी की सपोर्ट का हमें जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे हमें तो हम भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और सीटेट में अच्छे नंबर, अच्छा टारगेट, जो कि मैं कई बार बताता रहता हूं कि 120 प्लस का हमारा लक्ष्य हमेशा से है। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि हर बार ये संभव नहीं है कि मैं हर बार आप सभी लोगों तक लिंक पहुंचा पाऊं। तो प्लीज गाइज बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी को आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं और आपको बता दिए कि काफी सारा डाटा इसमें लग जाता है और काफी मेहनत भी करनी पड़ती है जगह जगह से क्वेश्चंस नोट करने में। तो आपने देखा, और कई लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि तो वो थोड़ा मेरे हैंडराइटिंग को, एक दो लोग बोल रहे थे कि हैंडराइटिंग थोड़ी साफ नहीं है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, बचपन से हैंडराइटिंग ऐसा है, तो आपको हैंडराइटिंग पे नहीं, कंटेंट पे ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ सजावट ही चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ने के लिए फ्री है। तो सजावट का हमारे यहाँ पर कोई वो नहीं है, हम अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छे क्वेश्चन, अच्छा सॉल्यूशन, और हम वो चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में आती हैं। हम फालतू की बकवास करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे कि हम कुछ भी यहाँ पर सजा कर आपको कुछ भी दिखाएं, तो उसके लिए गाइस सॉरी। तो अगर आपको सिर्फ कंटेंट पसंद है तो ही देखिए, सिर्फ सजावट के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब चीजों को सजा पाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जुलाई में ही सीटेट 5 तारीख में ही फिक्स है, होगा, क्योंकि लॉकडाउन तब तक बिल्कुल खुल चुका होगा और एनसीईआरटी अपना पेपर कभी भी पीछे हटाएगी नहीं, बिल्कुल भी। तो गाइस सजावट में नहीं, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ और मैं आपको सारी चीजें बोल देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार बोल के आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको जरूर नहीं है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पढ़ के, तो आप उसे सुन भी सकते हैं, तो सुनकर आप बिल्कुल सही से उसे नोट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ के बोलता हूँ और मैं सारे ऑप्शन भी आपको पूरे पढ़ के बोलता हूँ। तो हैंड राइटिंग पर नहीं, कंटेंट पर जाइए, और गाइस ऐसे ही प्लीज सपोर्ट करते रहिए। तो आज एक बड़ी पोस्ट हम किसानों के लिए लाए हैं, जय जवान जय किसान, और आज पता चला उसकी अहमियत, आज एहसास हुआ, वक्त बदल रहा है, मर्सिडीज को रोक रही है पुलिस और सीना चौड़ा करके ट्रैक्टर चल रहा है। तो गर्व से कहो हम सब किसान हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी लोगों को हमारा नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स में। थैंक यू।